अब कराची में एक रिसर्च है कि तारिक रोड के सिग्नल में सबसे ज़्यादा भीख मिलती है, एक माफिया है पूरा। ठीक है, और नंबर 2 पे हैदराबाद के सिग्नल में मिलती है, हाँ, नंबर 3 पे जो है वो फलां पे जगह पे मिलती है। तो सारे फ़कीर वहाँ क्यों नहीं आ जाते? वहाँ पे क्यों सिलेक्शन है कि जनाब ये फ़कीर आएँगे? और फिर सुबह के अलग हैं फ़कीर, रात के अलग हैं फ़कीर, ड्यूटीज लगाई गई। संडे के अलग हैं, संडे मॉर्निंग के अलग हैं, संडे नाइट के अलग हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अबू हुरैरा, यू आर वाचिंग थॉट ऑन टेप। पाकिस्तान की अगर हम यूथ की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान की यूथ अबव 60% है, लेकिन हमारी यूथ स्टिल स्ट्रगल कर रही है, ना अपग्रेड हुई जा रही है, ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो उनको मिल रही है। बहुत सारे मसाइल हैं यूथ के, और इसी सिलसिले में यूथ पे बात करने के लिए आज हमने हमारे पॉडकास्ट में इनवाइट किया है यूथ पार्लियामेंट के चेयरमैन और एक न्यूज़ एंकर रिजवान जाफ़र साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं आप? मैं ठीक-ठाक जनाब, फर्स्ट क्लास। पहले तो ये बताएं कि ये यूथ पार्लियामेंट है, ये इसका मिशन क्या है बेसिकली? 14 अगस्त 2005 यानी आज से 18 साल पहले ये ऑर्गेनाइजेशन बनी। 18 साल पहले। जी, बिल्कुल। और जनरल मुशर्रफ साहब का दौर था। मेरा एक शो आता था कैफ़े विज़न के नाम से, आपको अगर याद हो, 2003 में स्टार्ट हुआ था, और उसमें लड़के-लड़कियाँ रेस्टोरेंट में बैठे होते थे, और बहुत लाइटर टॉपिक पे बात होती थी, लव मैरिज, अरेंज मैरिज जैसे टॉपिक्स अच्छा। पे। और सिंगर आता था, आखिर में गाना होता था। तो उसी में बहुत से नौजवान मुझे ऐसे मिलते थे, कहते थे यार मुल्क के लिए कुछ करना है, यहाँ तो आते हैं एंटरटेन करते हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। तो 2004 में मैंने सोचा कि क्योंकि मैं एक डिबेटर रहा हूँ अपने स्कूल के ज़माने से, तो हम करारदादे पेश किया करते थे फॉर में और अगेंस्ट में। तो एक यूथ पार्लियामेंट का एक मॉडल मैंने क्रिएट करने की कोशिश की, एक टीवी शो क्रिएट करने की कोशिश की, क्योंकि ऑलरेडी मैं कैफ़े विजन के नाम से एक मशहूर शो कर रहा था। तो इसलिए वो फिर मैं एक दूसरा शो शुरू नहीं कर पाया, क्योंकि चैनल ने कहा यार तुम ये कर रहे हो तो यही करते रहो। सही। तो 1 साल इसमें लग गया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक ऑर्गेनाइजेशन की सूरत दी जाए। तो फिर जब 100 एपिसोड थी कैफ़े विज़न की, यानी 2 साल मुकम्मल हुए थे 14 अगस्त 2005 को, तो उस वक्त हमने फिर यूथ पार्लियामेंट का ऐलान किया। और उस वक्त तक 2 सालों में जो तकरीबन 500 से ज़्यादा नौजवान जो मुझसे जुड़ गए थे, तो वो सब उसके फाउंडर मेंबर्स बने, और हमने फिर इसका बाकायदा तौर पे आगाज़ किया। अभी कितने आपके मेंबर्स हो चुके हैं अभी यूथ? हमारा तकरीबन 14,000 एलुमनाइज़ हैं, यानी ओह, 18 साल में जो मेंबर्स बन के जा चुके हैं हमारे जा पास से। चुके हैं। और इस वक्त हमारे पास करंट मेंबर 3,000 से ज़्यादा हैं। 3000 से ज़्यादा मेंबर हैं यूथ पार्लियामेंट के, और 18 साल से आपने मतलब हमने तो बहुत ही कम सुना है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन टिकी हो पाकिस्तान में। यूथ की ऑर्गेनाइजेशन तो बनती रहती हैं, लेकिन इतना लंबा पीरियड जो है किसी ने भी आई दिस इज़ द थिंक। ओनली ऑर्गेनाइजेशन जिसने इतना लंबा लॉन्ग यानी कि रास्ता जो है तय किया है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। ज़्यादा यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो बनती हैं वो 2 साल 3 साल बाद ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि जो लोग उसको आगाज़ करते हैं उनको अपनी रोज़ी रोटी भी देखनी होती है, अपना एग्जैक्टली, प्रोफेशन देखना होता है, और ये वॉलंटियर वर्क इतना आसान नहीं हर एक कर सके। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये गवर्निंग बॉडी बेसिकली आपकी जो यूथ पार्लियामेंट जो है वो गवर्निंग बॉडी है, या स्टिल या आप अपने इंडिपेंडेंटली आप इसको चला रहे हैं? देखिए, एक तो ये होता है कि गवर्नमेंट के साथ भी हमारे हाँ। कोलैबोरेशंस हैं ना। अच्छा। मिसाल के तौर पे जब 18वीं तरमीम नहीं आई थी, तो यूथ की फेडरल मिनिस्ट्री थी। हम उसके साथ मिलकर काम करते थे, और इस्लामाबाद में ज़्यादातर हमारे इनिशिएटिव होते थे। 18वीं तरमीम के बाद फिर प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हो गया यूथ का, तो हमने प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज़ के साथ काम किया। ख़ासतौर पे सिंध के अंदर उस वक्त यूथ अफेयर डिपार्टमेंट क्रिएट हुआ, तो उसके साथ पहले दिन से हम जुड़े, तो गवर्नमेंट के साथ हमने काम किया। इसी तरह से हमारी प्रॉपर बहुत सारी बॉडीज़ हैं, खाली एक गवर्निंग बॉडी नहीं है। हमारे बोर्ड ऑफ पैटर्न भी हैं, बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स भी हैं, हमारी एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी है। इसके अलावा हमारी फेडरल कैबिनेट है नेशनल लेवल पे। फिर हमारी प्रोविंशियल कैबिनेट्स हैं। जो प्रोविंशियल कैबिनेट्स हैं वो उनके हर साल इलेक्शंस होते हैं, उनकी वोट टेकिंग सेरेमनी गवर्नर हाउस में होती है। इसी तरह से जो फेडरल कैबिनेट है उसके भी हर साल इलेक्शंस होते हैं, उसकी वोट टेकिंग सेरेमनी प्रेसिडेंट हाउस में होती है। अच्छा। इस साल हमारे प्रेसिडेंट हाउस में 2 इवेंट हुए, एक वोट टेकिंग सेरेमनी हुई, और एक हमने एनुअल कन्वेंशन किया डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के साथ। इसी तरह अभी कुछ थोड़े दिनों पहले हमने गवर्नर हाउस कराची में वोट टेकिंग सेरेमनी की, क्योंकि सिंध के इलेक्शंस हुए थे। अब हमारे अभी करंट जस्ट इस्लामाबाद के इलेक्शन हुए हैं, और जस्ट आफ्टर 10-15 डेज बाद हमारे पंजाब के इलेक्शंस हैं। अच्छा, और फिर इतना। मेरा सफ़र कोयटा का भी है और पेशावर का भी है। इसका मतलब है एक ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त रोटेट ऑफ कर कोर्स, रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे एक बात बताएं रिजवान साहब, 60% पाकिस्तान की जो आबादी है वो यूथ है, अबव 60%, 60% से भी ज़्यादा, 64%। 64%। बट स्टिल जो हमारी यूथ है वो तरक्की नहीं कर पा रही है। किसने कहा तरक्की नहीं कर रही?
हम तो फैक्ट देख रहे हैं, लोग बाहर भाग रहे हैं। अभी आप बैठे हुए अब पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप भी एक यूथ हैं, आपने भी तरक्की की ना जिंदगी के अंदर। ये तो मैं बोलूंगा तो 3.5 करोड़ आवाम के अंदर जो चंद लोग हैं वो कर रहे हैं, लेकिन बाकी बाकी लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त? वैसे बात तो यही है और बहुत अफसोसनाक है कि अगर आज की यूथ को आप मौका दें कि जनाब आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं और किसी एक बड़े ग्राउंड में उन्हें खड़ा कर दें, तो मेरे ख्याल से 95% यूथ कहेगी कि जनाब हमें इस मुल्क से चले जाना है। तो मुल्क के अंदर बेइंतहा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत मायूसी है, और रियासत को और हुकूमत को जिस तरह डिलीवर करना चाहिए था उन्होंने डिलीवर नहीं किया है। वो अपॉर्चुनिटीज़ जो यहाँ के नौजवानों को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। पाकिस्तान दुनिया का एक बड़ा मुल्क है, 5वां बड़ा मुल्क है पाकिस्तान, और एक बड़ी मार्केट, हम कहते हैं ना चाइना एक बड़ी मार्केट है, इंडिया एक बड़ी मार्केट है, तो पाकिस्तान भी कोई छोटी मार्केट नहीं है, एक बड़ी मार्केट है। हर शख्स की जेब के अंदर 2-2 मोबाइल फ़ोन है। आप मार्केट में जाएं तो कितनी प्रोडक्ट्स मौजूद है। इसी वजह से हमने एक मूवमेंट स्टार्ट की है मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट के नाम से पिछले दिनों, कि हम मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान में राइज करेंगे और पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी उसकी सेल में इजाफा कराएंगे। और उसमें हमने गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी बहुत से इनिशिएटिव्स लिए। तो लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमने आज तक तवज्जो नहीं दी मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट पे। अगर आप मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स पे तवज्जो देंगे तो आप अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे। जब आपकी इंडस्ट्री लगेगी तो आपका एक तो पहली बात जो इतना बाहर से इंपोर्ट हो रहा है वो कम होगा, और आप अपनी लोकल इंडस्ट्री पे जो है वो आप जो है फोकस करेंगे, और फिर वो एक्सपोर्ट होगा, उल्टा डॉलर आपके पास आएंगे। और दूसरा, हमारे नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। आज इतनी बड़ी तादाद के अंदर रोज़ाना हर साल जो है 4-5 करोड़ नौजवान जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक वक्त में एडमिशन लेते हैं और उसके बाद वो फिर पास आउट होते हैं, तो उनके लिए क्या नौकरी है, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? और कितने लोग जो है वो उनको आप इंटरटेन कर सकते हैं। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इंडस्ट्री तो लगी थी। अभी मैं अगर कुछ कंपनीज के नाम लो, इन्फिनिक्स, सैमसंग वगैरह, इन्होंने अपनी इंडस्ट्री लगाई थी, यहाँ पे फैक्ट्री लगाई थी, बट वही आपका वही इंपोर्ट तो बाहर से सारी चीज़ें हो रही है, और सारे ये इतने प्रॉब्लम्स में फंस गए, इन्होंने बोला यार पाकिस्तान में काम नहीं कर सकते, उन्होंने देखिए, इंडस्ट्री बंद कर जो दी। इंडस्ट्री लगी थी वो, और जितनी भी इंडस्ट्री से पहले लगी हैं, वो सब असेंबलिंग इंडस्ट्री है, वो मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री नहीं है। मिसाल के तौर पे मोबाइल फ़ोन भी आप बना रहे हैं तो सारी चीज़ें बाहर से प्रोडक्ट मंगा के यहाँ पे आप सिर्फ जोड़ रहे हैं उसको, ठीक है, उसको आप मेड इन पाकिस्तान नहीं कह सकते आप। जब तक आप टेक्नोलॉजी क्रिएट नहीं करेंगे यहाँ पे, जब तक यहाँ पर आप मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, मसला होगा नहीं। अब आपने अगर सारी चीज़ें बाहर से असेंबल करनी है और फिर आप इंपोर्ट करना भी नहीं चाहते और आप इंपोर्ट की ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो फिर ये जो हम बराए नाम ये कंपनीज बनाते हैं, ये तो बंद होनी है, और बंद हो गई। जो हम बड़े फ़ख्र से बता रहे थे कि तकरीबन कोई 60-65 लाख मोबाइल जो है एक साल की बनना शुरू हो गए थे पाकिस्तान के अंदर। हम सोच रहे थे कि 2-3 करोड़ पे पहुंचेगी ये तादाद, लेकिन उल्टा वो बंद हो गई। वो इसीलिए बंद हो गई क्योंकि हम असेंबलिंग पे जा रहे हैं, हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। हमारी जो यूथ है, अभी मैं अगर एज अ स्टूडेंट मैं भी बात करूं, तो एनईडी के बड़े बड़े अच्छे क्वालिफाइड बच्चे जो है वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन उनको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है। एट दी एंड वो बाहर जाते हैं और गोरे के लिए वही चीज़ बना रहे होते हैं। इंस्टीट्यूशन फेलियर्स हैं बुनियादी तौर पे। देखिए, अमेरिका में प्रेसिडेंट कौन बना, कौन आया, कौन गया, यूरोप की कंट्रीज़ में कौन बना प्रेसिडेंट, या यूके में आप देखें कि कितने प्रेसिडेंट, ये प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है अभी एक ही सेशंस के अंदर, यानी पार्लियामेंट के सेशंस के अंदर। तो बात ये है कि लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता नीचे ग्राउंड लेवल तक। उसका रीज़न ये कि इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ मुझे समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा फेलियर है कि हम इसे अपने इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं। हमारी सियासी जमातें अपने इंस्टीट्यूशंस को नीचे स्ट्रॉन्ग नहीं करती, अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहती हैं, क्योंकि हर शख्स जो है वो इस मुल्क से बस पैसे कमाना चाहता है। वो ये समझता है कि अगर मैंने तमाम इंस्टीट्यूशंस को जो है वो ऑटोमेटिक कर दिया और स्ट्रॉन्ग कर दिया और मेरिट पे कर दिया, तो फिर जो है वो मेरी अगर उसमें हाकमियत ख़त्म हो गई तो फिर मैं कैसे राज करूँगा। तो ये बुनियादी कहानी राज की है कि अंग्रेज़ चले गए 1947 के अंदर, और फिर चंद लोगों ने फैसला किया अब हम अंग्रेज़ बनेंगे और पाकिस्तानी कौम को ग़ुलाम बनाएंगे। तो आज भी वही सिलसिला है, 75 साल बाद भी वही रेस है, वही पूरी पाकिस्तानी कौम गुलाम है, और चंद लोग जो हैं वही अंग्रेज़ बने हुए हैं, काले अंग्रेज़, वो हम पे आका बने हुए हैं। और ये आप देखेंगे ना, हमारे स्कूल्स देख रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल देख लें, हमारी आप सरकारी गाड़ियाँ आप देखें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखें, उसके मुकाबले में मकसद एक नहीं, ये 2-3 पाकिस्तान है। और आप ये यूरोप अमेरिका जाते हैं, क्या करने जाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता भाई। वहाँ इलाज कराने जाते हो, कुछ सीखो तो। बड़े से बड़ा आदमी ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है, एक अवाम हो या अरबाब इख्तियार हो, कोई डिफरेंस नहीं है, सबके बच्चे एक ही स्कूल के अंदर जा रहे होते हैं। तो हमने तो बुनियादी तौर पे हम सब प्रोटोकॉल वाले लोग हैं। यहाँ पे एक नौजवान की बात भी करूँगा जिसके पास
अब जो बेरोजगार होगा शायद मोटरसाइकिल में उसके पेट्रोल डालने के पैसे भी नहीं होंगे, वो भी चाहेगा जिस दफ्तर में जा रहा हूँ ना दरवाजे पे बाइक लगा दूँ, वो भी 2 कदम चलने को तैयार नहीं है। कोई भी शख्स लाइन में लगने को तैयार नहीं है। हम जिस मॉडल पे खड़े हुए हैं ना, उसमें तरक्की नहीं हो सकती। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। जब तक सोच नहीं बदलेंगे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं बदलेंगे और क़यादत इस तरह की नहीं आएगी, ये चीज़ें हल नहीं होंगी। इसको हम काउंसलिंग गैप कह सकते हैं कि मतलब हम अपने यूथ को काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं हमारे यूथ की। देखिए, यूथ की काउंसलिंग कैसे करेंगे? ये बड़ा मुल्क है यार, कितने लोगों की काउंसलिंग कर देंगे? आप भी तो ठीक बड़े है ना? ऑर्गेनाइजेशन है। बात ये है कि देखिए, छोटे मुल्कों में काउंसलिंग होती है, कैरियर गाइडेंस होती है, लोगों को आगाही मुहिम चलाई जाती है। बड़े मुल्कों में बड़ा मुश्किल काम है यार। जिस मुल्क में हर साल जो है वो मसद 6 करोड़ बच्चा स्कूल के अंदर है अभी आपके, आप कितने लोग ऐसे पहुंच जाएंगे? आप क्या तरबियत क्या दे रहे हैं बच्चों को? ठीक है, हम हर बच्चा नकल कर रहा होता है एग्जाम्स के अंदर। जो बच्चे 9-10 के एग्जाम से नकल कर रहे हैं, वो उनसे क्या उम्मीद रखते हैं बड़े होकर वो क्या करेंगे? हम झूठ के अंदर दुनिया में तीसरे नंबर के अंदर हैं। हमारी अखलाकियात आप देखिए किस जगह के ऊपर है। तो हम मकसद हम क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं? तो इसमें काउंसलिंग मैं कर लूँगा, आप कर लेंगे, हम टीवी शोज़ में करते हैं, अपने प्रोग्रामों के अंदर करते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। और वही बंदा जो यहाँ सिग्नल तोड़ रहा होता है, हम कितना लाख उसको हम काउंसलिंग कर लें कि तुमने नहीं सिग्नल तोड़ना, तुमने हेलमेट पहनना है, उसके बावजूद वो नहीं मानता और दुबई जाता है, कैसा सीधा बच्चा बनता है, इंसान का बच्चा बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रियासत को अपना रोल अदा करना होगा। रियासत ने कवानीन बनाने होंगे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन लेकर आनी होगी, सख्ती करनी होगी। लेकिन मसला क्या है कि 2 वजूहात हैं कि रियासत इसमें नहीं कर पाती। मैं वजह बता दूं उसकी क्या है। पहली वजह तो ये है कि आप किसी पे डंडा कैसे मारेंगे कि अगर आपने उसको कुछ दिया नहीं है। एक शख्स जो है, उसका बाप बीमार है, उसके पास हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है, वो उसे कैसे सिग्नल पे रोकेंगे आप? एक शख्स है, वो उसने प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन कराया हुआ है क्योंकि अच्छी तालीम देना चाहता है और वो नहीं दे पा रहा स्कूल की फीस, उसको कैसे आप रोकेंगे सड़क के ऊपर? तो पहले रियासत को कुछ देना पड़ेगा भाई, अवाम को कुछ देना पड़ेगा, ठीक है? तो उसके बाद डंडा मारने के काबिल होंगे। दूसरा रीज़न क्या है कि रियासत इसलिए फेल है क्योंकि ये जितने लोग ऊपर बैठे हुए हैं ना, ये इनकी आप सियासी जमातों के नामों पे ना जाएं। ये सब एक है। ये ऊपर जो अरबाब इख्तियार का टोला है ना, वो एक ही कबीला है और उनका मसला ये है कि वो कानून इसलिए नहीं बनाते और नाफिज इसलिए, और बन भी जाए तो नाफिज इसलिए नहीं करते क्योंकि फिर उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, उन्हें भी सिग्नल पे रुकना पड़ेगा, उन्हें भी उसके अंदर आना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि जनाब ये काम बातें बहुत अच्छी हैं लेकिन ये मेरे खानदान से हटके होनी चाहिए। तो मसला सारा ये है। गरीब के लिए अलग कानून, मेरे लिए अलग तो कानून। अब हम मैं आपको बताऊं कि ये कब तक चलता रहेगा? सवाल ये 75 साल हो गए हैं, हम कब तक इसी तरह जीते रहेंगे? तो उस पर जो है मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी को उठना पड़ेगा। आप जैसे लोग, हम जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। मेरे पास चॉइस है आज। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियली मैंने 27 कंट्रीज़ में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। मैं कई मुल्कों में गया हूँ। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत से वीज़े हैं। मैं बल्कि मेरी फैमिली कहती रहती है यार कि यार छोड़ो जवाब यार, लेकिन मैं क्यों रुका हुआ हूँ कि मैं समझता हूँ कि शायद मैं कुछ रोल अदा कर सकता हूँ। तो इसलिए जो लोग शायद कोई रोल अदा कर सकते हैं इस मुल्क के लिए, वो रोल अपना अदा करें तो अगली जनरेशन कुछ उसका समर पाए। ये जनरेशन नहीं, अगली जनरेशन कुछ उसका समर पाएगी। तो एज ए यूथ पार्लियामेंट, क्या आपको नहीं लगता कि आप लोगों को कोई गवर्नमेंट स्कूल को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, जैसा अक़ुवत फाउंडेशन ने किया हुआ है? एक गवर्नमेंट स्कूल को अडॉप्ट किया और उसको बहुत ज़बरदस्त किस्म की उसमें इनोवेशंस करी है और उसमें मतलब मैंने विजिट किया, आई एम अमेज्ड। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि आपको भी ऐसे करके और फिर वहाँ से जो स्टूडेंट्स बनेंगे, जाहिर सी बात है जब आपकी अंडर काउंसलिंग होंगे तो वो एक अलग जो है वो यूथ के अंदर एक अलग इम्पैक्ट लेकर आ सकते हैं? असल में यार हम जो है ना इस तरह का फोकस काम नहीं कर रहे। ये जो आप मुख्तलिफ इदारे हैं, ये बहुत फोकस होकर काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इनकी तारीफ़ करता हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है। ये आप कितने बच्चों को उन स्कूल में एडमिशन एक ऑर्गेनाइजेशन पूरा नहीं कर ठीक है ना? कितने बच्चे उस स्कूल के अंदर चले जाएंगे? अभी 2.5 करोड़ बच्चा तो स्कूल आउट ऑफ स्कूल है, जो चाहता ही नहीं है। 1 करोड़ बच्चा पाकिस्तान का मदरसों में पढ़ता है खाली। तो बात यह है कि हमारी जो जद्दोजहद है वो किसी एक इलाके या किसी एक स्कूल या किसी एक एरिया में फोकस करने की नहीं है। हमारी जद्दोजहद नेशन वाइड है, पार्लियामेंट वाइज है, क्योंकि यूथ पार्लियामेंट है। हमारे नौजवानों ने अगली पार्लियामेंट में जाना है, नेशनल पार्लियामेंट में जाना है और हमारी सक्सेस स्टोरीज स्टार्ट हो जाएंगी। अब जो इलेक्शंस आएंगे आप देखेंगे हमारे कोई 30-40 जो हमारे एलुमनाइज हैं जो यूथ पार्लियामेंट में जिन्होंने 3 साल 4 साल 5 साल लगाए, वो नेशनल असेंबली के और प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। तो हमारी जद्दोजहद वो है कि हम वो तब्दीली ऊपर से लेकर आए। हम चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में जो निज़ाम है वो वहाँ से जो है तब्दील हो। और ये हो सकता है, मैं आपको बताऊँ ऐसा मुश्किल नहीं है।
अभी हमें 75 साल हुए हैं, इंशाल्लाह हम 100 साल जब बनाएंगे, जो लोग ज़िंदा होंगे उस वक्त तक शायद अगर स्ट्रगल रही तो चीज़ें बेहतर होंगी। होपफुली मैं भी उम्मीद ही कर सकते हैं हम कि इंशाल्लाह ऐसा हो। एक चीज़ है जो मैं बड़ा नोट करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जब स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में थे तब स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बड़ा प्रमोट किया जाता था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती थी। तो इससे ये होता था कि हम उम्मीद करते थे कि हमारे यंगस्टर जो है वो पार्लियामेंट्स में बैठेंगे या सिंध असेंबली में या नेशनल असेंबली में। आज स्टूडेंट पॉलिटिक्स बैन कर दी गई है पाकिस्तान के अंदर। तो इससे आपको लगता नहीं है कि फिर वही यही जो बूढ़े जो ब्यूरोक्रेट्स रिटायर्ड और वही बूढ़े जो सियासतदान है वही चलते रहेंगे और यूथ की फिर कैसे हमारी आएगी? जैसे कि अगर मैं बात करूं फिनलैंड की तो सना जो है शी इज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड। तो हुँ। हमारे पास कब यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ना हो एटलीस्ट मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली नहीं, यंगेस्ट आपके कैसे हो सकता बिलावल है? भुट्टो यंग यंग हैं, ठीक है? हाँ, मरियम खैर यंग तो नहीं है लेकिन चलें यंग की कैटेगरी में ला सकते हैं उसको आप। हाँ। तो अब ये सियासतदानों के बच्चे ही बनेंगे, ये भी यंगस्टर होंगे जब ये कुछ ना कुछ बन जाएँगे तो इसमें क्या मसला है आपको? तो ये तो फिर इनके बच्चे होंगे तब बनेंगे। मतलब हम कह रहे हैं कि आम हमारे आदमी का बच्चा जो है नहीं बन सकता है। अ, ये खौफ ये डरते हैं आम आदमी से। जो हुँ, लोग इक़्तिदार की कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, जो ऐवानों में बैठे हुए हैं, वो एक आम आदमी की ताकत से डरते हैं बुनियादी तौर पे। इसीलिए इन्होंने ये बैन की तलबा यूनियंस। और 2005 में जब हमने यूथ पार्लियामेंट बनाई तो हमारे हुँ, जहन में यही बात सबसे पहली थी कि हमने उसका रिप्लेसमेंट देना है। यूथ पार्लियामेंट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट यूनियंस, ठीक है? कि अगर वहाँ से यूथ नहीं आ रहा पॉलिटिक्स में तो हम वो नर्सरी बनेंगे, हम वो यूथ फराहम करेंगे। और देखिए ये 2 जगहें होती हैं जहाँ से न न्यू ब्लड आता है पॉलिटिक्स के अंदर। हुँ, हुँ। एक ये स्टूडेंट यूनियन होती हैं एग्ज़ैक्टली। और दूसरा होते हैं बल्दियाती इंतखाबात। हुँ, जहाँ पे यूसी लेवल के ऊपर जो है जब इंतखाबात होते यंगस्टर्स हैं होते हैं। उसमें नए लोग सामने आते हैं। तो ये नए लोगों से, न्यू ब्लड से, यंग ब्लड से, उनकी क़यादत से खौफ़ज़दा है। क्योंकि इनकी बादशाही ख़त्म हो जाएगी अगर हुँ, आम आदमी ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी तो। वो यूसी वाले तो यूसी तक ही मर जाते हैं बेचारे। बूढ़े हो गए मैंने उनको जवानी से देख रहा था, बूढ़े हो चुके हैं वो अब। नहीं, ये जब आपका प्रोसेस चलता रहेगा ना, ये हुँ, गैप नहीं आएगा। प्रॉब्लम ये है कि इसमें ब्रेक आ जाता है। जब 10 साल का आप ब्रेक लेकर आते हैं जमहूरी निज़ाम के अंदर या लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम के अंदर, तो फिर वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती, तो उसके रिज़ल्ट नहीं निकल पाते। हुँ, एग्ज़ैक्टली ऐसे। अच्छा एक बड़ा न्यू ट्रेंड चला हुआ है पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी है, महँगाई बढ़ती जा रही है, चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पा रही है रियासत से भी टू बी फ्रैंकली। तो इस सिचुएशन में जो है ना काफ़ी यंगस्टर बाहर जा चुके हैं, काफ़ी हुँ, हमारी यूथ बाहर जा जा चुकी है और काफ़ी तैयारी पकड़ चुकी है, उसको रास्ते नहीं मिल रहे बस हुँ, आज आज आप उनको वीज़े लगा दें, कल वो बाहर होंगे। हुँ। तो आपको नहीं लगता कि ये हमारी हमारे हमारे पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है कि हमारी यूथ बाहर जा रही है सारी? देखिए, इसको पॉज़िटिव भी कह सकते हैं, कुछ थोड़ा नेगेटिव भी है। हुँ, हमारी यूनिवर्सिटीज़ का मेयार क्या है? क्या हम टॉप 500 में मौजूद हैं? टॉप 1000 में थे मौजूद हैं? किसी ज़माने में अब तो नहीं, नहीं, कभी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ कभी भी कोई मेयार नहीं रहा। आप ट्रैवल करें यूरोप के अंदर, नोबेल प्राइज़ होल्डर्स जो साइंटिस्ट हैं, वो सिंपल टीचर होते हैं, हुँ, किसी डिपार्टमेंट के डीन होते हैं। इस लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। पूरी-पूरी आप मैं स्वीडन गया, हैम्स्टर यूनिवर्सिटी, लुंड यूनिवर्सिटी, पूरे-पूरे शहर बने हुए यूनिवर्सिटीज़ के नाम पर, ठीक है। तो हम जो अमेरिका में यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब हम सोच नहीं सकते। मैंने अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ देखी हैं, यूके की यूनिवर्सिटीज़, मतलब एक तो होता है ना यूनिवर्सिटी बनाना, हुँ, बनाना तो बहुत दूर की बात है, हम सोच भी नहीं सकते, जो वो यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन ऑफ़ कोर्स उनको टाइम हुआ है, उनको 100 साल, 200 साल हो चुके हैं, 300 साल हो चुके हैं बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ को। तो हमारे तालीमी मेयार बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो अगर उसमें कोई नौजवान तालीम के लिए अगर बाहर जाता है, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुरी बात नहीं है, उसको जाना हुँ, चाहिए और अच्छी बात है। वो अच्छा यार वो कहीं भी जाएगा उसके माथे पे पाकिस्तान ही लिखा होगा, कुछ और नहीं लिखा होगा। वो अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाता है, अच्छी तालीम हासिल करता है, मुल्क का नाम रोशन करेगा। अगर वो वापस आएगा तो यहाँ भी उसको इदारे हाथों हाथ लेंगे क्योंकि वहाँ की डिग्री की आपको पता है हमारे यहाँ बड़ी वैल्यू है। और अगर नहीं भी आता है, वहीं पे कमाता है तो रेमिटेंसेस आएँगी, उसके अपनी डॉलर भेजेगा, हमारे मुल्क को ज़रूरत है उसके अंदर। हुँ, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम यूथ के साथ तो नहीं होना चाहिए जो कि लोगों ने एक शोर मचाया हुआ है कि जनाब यूथ बाहर जा रही है। हाँ, वो यूथ जो बाहर जा रही है कि जो कि जिन्हें पढ़ना नहीं है,
जो कि इस मुल्क से बेजार होके और वो एक्सपर्ट है वो। अर्निंग के लिए जा रही है कि यार यहाँ हम कुछ नहीं कमा सकते, हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है, और वो तालीम के लिए नहीं जा रही बल्कि कोई रोज़गार के लिए जा रही है, तो उस पर भी बहुत से सवालात हैं। उसमें भी आपको दो कैटेगरीज क्रिएट करनी होगी। उसमें एक तो स्किल लेबर है हमारी, तो स्किल लेबर की भी ज़रूरत है दुनिया को, क्योंकि पाकिस्तान में जिस अमाउंट में स्किल लेबर मिल जाती है दुनिया में नहीं मिलती, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, इंडिया में, फिलीपींस में, तो उसकी भी हमें ज़रूरत है कि हम बाहर भेजें, वहाँ से भी हमें रेमिटेंसेस जो है आएंगी जब वो लोग बाहर जाएंगे, जॉब करेंगे। अब ये है कि सभी बाहर चले जाएंगे तो यहाँ कौन काम यहाँ करेगा? कौन काम अच्छा। करेगा? मैं यही तो चीज यहाँ इसी पे आना चाह रहा हूँ मैं अब। तो अब बात ये है कि यहाँ पे मैं और आप काम करेंगे ना भाई, जो बच जाएंगे। इतना बड़ा मुल्क है, 22 करोड़ की आबादी है यार, 1-2 करोड़ लोग चले जाएंगे, वैसे 1 करोड़ लोग बाहर है हमारे, हाँ। 1-2 करोड़ और चले जाएंगे तो क्या मसला है? तो अच्छा डॉलर ही आएंगे उसके बाद फिर। आ, अगर हम वो देखें, इसमें ये हर आदमी का हक है आगे बढ़ने का। अगर ये मुल्क, ये रियासत अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रही है, फेल है, तो आप किसी को कैसे रोक सकते हैं बाहर जाने से? उसका हक बनता है कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़े और तरक्की करे। अगर उसे बाहर जाके उसे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उसे आप नहीं रोक सकते। या तो आप दे दें भाई, ठीक है, और इतना मुश्किल काम नहीं है। देखिए, जिन मुल्कों की बड़ी मार्केट होती है ना, अगर हमारे पास कोई थोड़े से भी सूझबूझ रखने वाले लोग हों, और ये प्रॉब्लम अनस्टेबिलिटी है बुनियादी तौर पे। वज़ीर आज़म को खुद नहीं पता मैं कितने दिन के लिए वज़ीर आज़म बनाऊँ। जिस मुल्क में ये सूरत हाल हो, वहाँ वो क्या पॉलिसी बनाएगा? वहाँ वो क्या सोचेगा कि 10 साल तक, 20 साल तक क्या इकॉनमी पॉलिसी होनी चाहिए? तो ना इंडस्ट्री दल रही है, ना आप जो एनर्जी सेक्टर पे काम कर पा रहे हैं, ना आप जो है वो तमाम पैरामीटर्स पे काम कर रहे हैं जो कि होने चाहिए। आईटी की फील्ड में बहुत कुछ हो सकता है, ना उस तरफ आप वो काम कर पा रहे हैं। इसलिए नहीं कर पा रहे कि इंस्टीट्यूशन फेलियर है ना। अब हर एक जो है वो एक दूसरे की तरफ देख रहा है, यार ये अच्छा, ये वज़ीर आज़म कितने दिन तक रहेगा, वो हुकूमत कितने दिन तक रहेगी। अबे भाई, तुम अपना काम करो यार। तुम्हें क्या मतलब इससे कि वज़ीर आज़म कितने दिन रहेगा या कौन सी सियासी जमात? इंस्टीट्यूशंस बनाओ ना। ये जो मिनिस्ट्रीज बनाई हुई हैं, ये मिनिस्ट्रीज को ख़त्म करो, उनके अंडर डिपार्टमेंट्स बनाओ, डिविजन्स, इनको ग्रास रूट लेवल तक लेके जाओ। हर मिनिस्ट्री के अंदर जो है इंस्टीट्यूशंस हो, जिन पे मेरिट के ऊपर सीईओज लगे हुए हों, मेरिट पे लोग लगे हुए हों, वो खुद काम करेंगी। इससे मतलब, इससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ये अनस्टेबिलिटी, जो मुल्क की अनस्टेबिलिटी है, जो कि इन पे आ रही होती है, इन पे असर आ रहा होता है, वो नहीं आएगा। तो वो काम नहीं हो पा रहा है, और हम सिर्फ और सिर्फ अपनी चौधराहट रखने के लिए, अपनी इजारादारी रखने के लिए, अपनी सियासी भर्तियां अपने लोगों को लगवाने के लिए, अपना कमीशन खाने के लिए, अपनी करप्शन करने के लिए इन इदारों को खुद मुख्तार नहीं होने देते, मेरिट पे नहीं होने देते। इसलिए यह हाल है आज इस मुल्क का। अब आईटी सेक्टर की आपने बात की, आईटी सेक्टर पे लोग तो काम कर रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट टैक्स ले रही है उस पे, जबकि टैक्स उसके ऊपर बनता है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ काम किया हो। अगर उन्होंने खुद सिखाया हो तो वो टैक्स ले सकते हैं। और सेकंड ये है कि जो आपने अभी बात की ना कि बाहर जाके कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो मैंने कुछ लोगों से जब बात की ना, तो बोले यार हम पाकिस्तान में भी अच्छा कमा रहे हैं, बट पाकिस्तान इज़ नॉट सिक्योर। मतलब मैं 3 लाख का फ़ोन लेके जेब में लेके मैं बाइक पे तो क्या, गाड़ी में भी नहीं जा सकता हूँ, गाड़ी में भी लूट लेते सिग्नल पे अगर रुकते हैं तो। तो आपकी एक सेफ कराची मोमेंट है, आपको क्या लगता है इससे कुछ फ़र्क पड़ा है कराची में अभी तक? देखिए, हमने इसीलिए सेफ कराची मूवमेंट स्टार्ट की, और कि स्ट्रीट क्राइम के हवाले से और इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर जो है कराची का, उस पर कि मैं ये कहता हूँ कि देखिए, 3 रास्ते हैं कराची वालों के पास। पहला रास्ता तो ये है कि जिस तरह जी रहे हैं ऐसे जीना कबूल कर लें। हम लुटते रहेंगे, हम मरते रहेंगे सड़कों के ऊपर, इसी तरह पानी नहीं आएगा, गैस नहीं आएगी, सड़कें बर्बाद रहेंगी, सीवरेज का पानी सड़कों पर रहे, मतलब इसी आप कबूल कर लें जिस तरह जी रहे हैं। दूसरा रास्ता वो है जिसकी आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मुल्क छोड़ के चले जाए या शहर छोड़ के चले जाए। और तीसरा रास्ता ये है कि आप आवाज़ उठाएं, आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। ये तीसरा रास्ता है सेफ कराची मूवमेंट। वो हमने कराची वालों को रास्ता दिया है। कराची की आबादी 3 करोड़ है। अगर इसका आप 1% निकालें, 3 लाख बनती है। अगर 0.1% निकालें तो 3,000 बनता है। मैं ये कहता हूँ कि अगर 0.1% भी जाग गए इस कराची में, तो ये ठीक हो जाएगा शहर। सिर्फ 0.1% मुझे चाहिए लोग। मैं आपके इस पॉडकास्ट के जरिए कहना चाहूँगा कराची वालों किस तरह से होगा? यहाँ तो इतनी पुलिस है, हर चीज़ है, ये कंट्रोल नहीं कर पाई क्राइम तो अभी तक कराची में। सर, ये एक दिन शारे फैसल पे खड़े हो गए ना 3,000 लोग, सब ठीक होगा। लेकिन लोग नहीं निकलते। नहीं, खड़े होके क्या करेंगे? मतलब खड़े होके बहुत कुछ कर लेंगे इदारों को सर। जगाएंगे। ये आप क्या समझते हैं, अवाम की ताकत कमजोर होती है? एक दिन 3,000 लोग, 3,000 लोग ज्यादा नहीं यार। मैं तो कोई 20-25 हज़ार, लाखों की बात नहीं कर रहा। मैं तो 3,000, 0.1% की बात कर रहा हूँ। 3,000 लोग आए मेरे साथ, खड़े हो शारे फैसल के ऊपर, देखें चीजें ठीक होनी शुरू होंगी। अभी तो सूरत हाल ये है कि जब हम बात करते हैं,
मैंने मेरे आप चेक करें, मैंने जो प्रोग्राम्स किए हैं, टीवी शोज़ किए हैं इस मौजू पर, या जो मैंने मीटिंग्स की हैं, चीज़ें की हैं, अभी तो मैं हैरान होता हूँ कि अरबाब इख्तियार को दर्द ही नहीं है कि ये मसला भी है कराची का इतना बड़ा स्ट्रीट क्राइम का। भाई आप तो अपने प्रोटोकॉल में जा रहे हैं, आपके तो एग्जैक्टली। आगे और पीछे 4 गाड़ियाँ हैं, हमारे पैसों की, अवाम के पैसों की खरीदी हुई, और हमारे अवाम के पैसों का पेट्रोल डीजल उसमें डलता है, उसमें गार्ड्स भी हमारे पैसों की तनख्वाहों के होते हैं। उसके बाद आप सिक्योर हैं। आप ज़रा एक आम आदमी की तरह निकल के दिखाएं ना शहर के अंदर, तो आप फिर वो दर्द और वो खौफ महसूस कर सकें जिसमें कराची का आदमी, हर शहरी जी रहा है। तो वो तो कहते हैं, वो कहते हैं लाहौर में ज़्यादा क्राइम होता है। मैं तो हैरान हो गया जब मुझे कराची पुलिस चीफ ने ये बात की, मेरे प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड है अच्छा। कि लाहौर में कराची से ज़्यादा क्राइम मैं होते हैं। रिसेंट लाहौर रहकर आया हूँ, मैं तो हाँ, रोड पे घूमता था अकेले, आधी रात को भी घूमा, मोबाइल जेब मजाक में। है ना इस तरह की बात करना कि जो खौफ में कराची वाले हैं इस वक्त कोई नहीं है। इस वक्त तो वजीरिस्तान के अंदर भी लोग सुकून से रह रहे एग्जैक्टली। हैं। वजीरिस्तान और फाटा के इलाकों के अंदर भी लोग जो है ना उस खौफ में नहीं रह रहे जिस खौफ में कराची के लोग रह रहे एग्जैक्टली, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। हैं। असल मसला पता है क्या हुआ इस वक्त, पहले जो क्राइम होते थे ना, वो डरा के छिन के ले जाते थे। मैंने अभी एक वीडियो देखी रिसेंटली, एक 3 बच्चियों के वालिद साहब थे और उनको गोली मार के चले गए, और लिटरली उसने मोबाइल भी दे दिया, वो जाते हुए ऐसे कहते हैं ना मजाक में गोली मार दी, तो वो जाते हुए गोली मार के चले गए। असल में इसकी वजह देखिए, हमने तो इस काम में अब बहुत रिसर्च कर ली। खैर मैं ये तो नहीं कहूँगा पीएचडी कर लिया, लेकिन जितनी कर सकते थे कर ली हमने। और बहुत इसमें हम खुद भी हमारे लोग जो हैं वो भेस बदल के गए हैं इलाकों के अंदर जहाँ पे असला बिकता है, जहाँ पे किराए पे दिया जाता है, जहाँ पे मोटरसाइकिल ज़्यादा छिनती है, उस मोटरसाइकिल के अगेंस्ट जो है वो ड्रग्स मिलती है, कैश नहीं मिलता। हाँ। वो ड्रग्स जो है वो एज अ मनी इस्तेमाल हो रही है। और ये जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं ये ज़्यादातर आपको पता है गैर मकामी हैं, कराची के लोग नहीं हैं बुनियादी तौर पे। और मेरी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई मकामी गैर मकामी के हवाले से, जब मैंने बात की कि 106 थानों में 105 गैर मकामी एसएचओ तैनात हैं कराची के अंदर। और लास्ट उस वक्त जो फिगर्स आए थे कि लास्ट 100 लोग जो पकड़े गए उनमें से 96 गैर मकामी लोग थे, स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो थे। और जिनमें से तकरीबन 40% लोग वो थे जो कि पाकिस्तान के यानी बाशिंदे ही नहीं थे, बाशिंदे ही नहीं थे। मतलब वो नॉन इमिग्रेंट लोग थे, ठीक है, जो जो यहाँ पे आके मुख्तलिफ मुल्कों से यहाँ पे आए हुए। तो अब ये मुख्तलिफ गैर मुल्क मका तो मुल्कों तो नहीं है, मुख्तलिफ मुल्क से आए हुए हैं। तो ये बड़ी बहस चली मकामी और गैर मकामी पर, और इस पर काफ़ी लोगों ने तनकीद भी की, काफ़ी लोगों ने इसको समझा भी इस बात को भी। तो ये जो आप बात करें ना फायर करके चले जाते हैं, उसका रीज़न ये होता है कि ये सब ड्रग लिए हुए होते हैं। पहले एक ज़माने में हीरोइनची को हम पहचान जाते थे यार, उसका हुलिया होता हाँ। था। आज ऐसा नहीं है, आज बड़ा बंदा सही कपड़ों में भी होगा तो आपको नहीं पता वो ड्रग लिया हुआ है, और वो अपनी 80% सेंसेस में नहीं होते। अगर ज़्यादा से भी आप मुज़ाहमत करेंगे तो वो क्योंकि सोचने समझने की सलाहियत नहीं है, और एक खौफ, वो खुद भी खौफ के आलम में आए कि किसी वक्त भी मैं मारा जाऊंगा या पकड़ा जाऊंगा, तो फ़ौरन फायर खोल देंगे वो। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि इसमें एक मुकम्मल ऑपरेशन की ज़रूरत है, और ये हो सकता है। देखिए पुलिस का सूरत हाल तो ये है, वैसे तो हमारी पुलिस किसी काम की नहीं है, हाँ। लेकिन अगर काम करने पे आ जाए ना तो उनसे अच्छी पुलिस भी नहीं लेकिन है। कर नहीं रही ना, पता नहीं वो कब आएगी वो काम आपको करने एक में। लतीफ़ा याद होगा, उमर शरीफ का बड़ा मशहूर था कि हाँ हाँ मैं हिरन हूँ। ठीक है। तो ये तो क्राइम सीन से के होने से पहले 5 मिनट पहले पहुंच सकती है पुलिस हमारी। यानी अगर हमारी इंटेलिजेंस, हमारी पुलिस में सलाहियत है, इन हालात में भी जब थानों में प्रॉपर पैसे नहीं दिए जाते, पुलिस वालों की तनख्वाहें कम है, पुलिस वालों की मराद कम है, वो अपने सारे खर्चे जो है वो आपको पता है किस तरह से पुलिस निकालते भी हैं। कम है हमारी। पुलिस की बिल्कुल ह्यूमन रिसोर्स भी कम है, और जो है वो अपने बस वो 106 थाने हैं, 106 एसएचओज हैं, वो अब 106 मैं कहता हूँ इस कराची के बाप हैं बुनियादी तौर पे, जिनके जिनके पास उनका इलाका दे दिया जाता है। अब उस इलाके से खाओ कमाओ, ठीक है, सारी हाँ। चीज़ें करो भाई। चलो जो करो करो, लोगों को मरने तो ना दो, लोगों को लुटने ना दो। एटलीस्ट तुम्हारे भत्ते अगर, चलो मैं मानता हूँ कि वो जो जो फुटपाथों पे कब्जा जिन लोगों का है उनसे जा रहा है, या कोई अगर मिसाल के तौर पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही है वहाँ से जा रहा है, लेकिन ये जो स्ट्रीट क्राइम है और ये ड्रग्स का जो काम हो रहा है, इसको तो रोको किसी सूरत के हम तो अंदर। बोलते हैं पुलिस इलाके की जो पुलिस है हमसे सिक्योरिटी के नाम पे पैसे ले ले बेशक, नहीं लेकिन लेती है ये लेकिन आपके पैसों से ही ताने बने हुए हैं, नहीं या मतलब आपके पैसों से इनको तनख्वाह मिलती है। इनडायरेक्टली लेती है, डायरेक्टली ले ले हमसे, हाँ। डायरेक्टली भी, और एक और अमाउंट ले ले भाई, 1000 रुपए सारे जो इलाके के लोग हैं वो सब जमा कराएंगे महीने के, हम वो भी तैयार है, बट एटलीस्ट लोगों की जान तो बचे। खैर इस पर एक बड़ा ऑपरेशन की ज़रूरत है, इसको सीरियस देना होगा हुकूमत को कि आप पुलिस के निज़ाम में बेहतरी लाएं। अगर अच्छा, पुलिस में ऐसा नहीं कि सारी ही काली भेड़ हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं पुलिस के अंदर। Yes, exactly. मैं मिला हूँ, बहुत बहुत मेरे भी ज़बरदस्त, दोस्त हैं, बहुत I have ज़बरदस्त good लोग हैं, friends. बड़े डायनामिक लोग भी मुझे मिले Exactly. पुलिस के अंदर।
अब थोड़ी बैलेंस भी करूं, तारीफ भी कर दूं यार। नहीं नहीं, तो ये और सच है, ये और सच है। ये सच है। मेरी भी गैदरिंग है, मैं भी लोगों में बैठता बिल्कुल। हूँ, तो दे आर और गुड। और वो करना भी चाहते हैं बहुत कुछ। अच्छा, अब ये अगर अवाम का प्रेशर जाता है, स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़ भी लेते हैं, तो 2 महीने, 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में छूट जाते हैं। कोई एविडेंस नहीं होते इनके पास। एक सर्कल बना हुआ है, एक चेन बना हुआ है। और फिर आप देखते होंगे कि फिर स्ट्रीट क्राइम का लेवल हर 2 हफ्ते बाद फिर ऊपर आ चला जाता है। उसका रीज़न भी एक ही है। तो अब जब तक थानों के अंदर या कम से कम डीआईजी लेवल पे मजिस्ट्रेट्स क्राइम नहीं होंगी, वहीं पर एट द मोमेंट जो है फैसले नहीं सुनाए जाएंगे। बल्कि मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताऊं, मैं एक बड़े मशहूर हमारे डीआईजी हैं कराची के, मैं उनके साथ बैठा हुआ था। तो मैं यही सब चीज़ें डिस्कस कर रहा था उनसे। तो उन्होंने खुद भी बोला मुझे कि भाई ये 2 ही रास्ते हैं, या तो यहीं पर आप मजिस्ट्रेट बनाएं, यहीं पे फैसला करवाएं, यहीं पे अदालत लगाएं, जिस दिन पकड़े उसी एक दिन के अंदर फैसला होना चाहिए, या दूसरा ये कि फिर इनको हम इनकाउंटर में मार देते हैं। सही। तीसरा तो और कोई रास्ता नहीं है। और जब क्योंकि और इनकाउंटर होते हैं, फिर क्योंकि कोर्ट इनकाउंटर से तो वो होते हैं। छूट जाते हैं, इनकाउंटर फिर होते तो हैं। फिर हमारा लॉ, मतलब आप कह लें कि उसकी वीकनेस है। लॉ की वीकनेस है, बिल्कुल है। मैं वही कह रहा हूँ ना, इस पूरे निज़ाम पे अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एक बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत है। और उसमें जब तक गवर्नमेंट सीरियस नहीं होगी, जब तक खुद, यानी गवर्नमेंट जब ये सोचेगी कि नहीं यार ये कोई मसला ही नहीं है, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि 3,000 लोग निकले ना मेरे साथ, बताएं ना ये मसला है। मैं तो सिर्फ ज़्यादा लोग नहीं बोला, 0.1% कह रहा हूँ कराची के। आप निकले सड़क के ऊपर आए, और हुकूमत को सिर्फ ये बताएं कि ये वाकई में एक मसला है। मसला है। हाँ, जिस तरह हम जी रहे हैं इस तरह हमें जीना कबूल नहीं है हम सरवाइव कर रहे हैं बेसिकली कराची में इस यार। वक्त। लेकिन मसला पता है क्या, कराची की, मैं ये नहीं कहूँगा कि कराची की आवाम मुर्दा हो गई है, लेकिन कराची की आवाम मायूस हो गई है बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली। मिसाल के तौर पे ऐसा नहीं है कि लोग, मैं जो कह रहा हूँ उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग मानेंगे इस बात को, लेकिन लोग नहीं निकलेंगे फिर भी। लोग बोलते हैं यार कोई फ़ायदा नहीं निकलने का। मैं एक दिन शार फसल पे जाके निकलूँ, मैं जाने के 1,000 रुपये लगाऊँ, आने के 1,000 रुपये लगाऊँ, मैं उल्टा जेब से खर्च करूँ, धूप में जाऊँ, इतनी ख्वारी उठाऊँ, होना कुछ भी नहीं है, लोग मायूस हैं। तो इसलिए लोगों के अंदर नाउमीदी इतनी बढ़ गई है। लोग मायूस यूं ही है, होना कुछ नहीं है। लोग ये सोचते हैं होना कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ होगा। सिविल सोसाइटी निकले, मैं लोगों को बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। आप एक दफ़ा शो करें, आप 60s का कराची बने। जब जब कराची के लोग निकलते थे, हुकूमत बदलते थे। जब कराची के लोग निकलते थे तो महंगाई कंट्रोल कर देते थे। 1 रुपया बढ़ने पे निकल जाते थे। अरे एक आने बढ़ने पे यार, 1 रुपया का एक आने और बढ़ने पे निकल जाते कराची के लोग निकले, कराची के लोग निकलेंगे तो आप यकीन जाने वहीं से तब्दीली की शुरुआत होगी। ये शहर जो इसकी शान थी, वो शान खो चुका है। हमें उस शान पे इसको वापस लाना होगा। एक बड़ी तल्ख बात है कि आपने भी बात की कि गैर मकामी लोग जो होते हैं या जो पाकिस्तान के नेशनल नहीं है वो यहाँ पे आके क्राइम करते हैं। आप खुद भी एक सोशल वर्क हैं और चैरिटी भी करते हैं। रिसेंटली मैंने आपको देखा, आप एक दस्तरखान पे जो है वो खाना खिला रहे थे जेडीसी के, और इस तरह के आप चीज़ें करते रहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आप लोग ये गैर मकामी लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि 3 टाइम का उनको यहाँ पे खाना मिल रहा है, उससे वो क्राइम भी बढ़ रहा है, उससे वो भीख भी मांग रहे हैं, उनको और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि खाना इज़ मेन चीज़, मेन थिंग ना, वो तो आपको दे रहे हैं, उनको 3 टाइम की मील दे रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये हमें या तो ये स्टॉप करना चाहिए या इसको हमें इस तरह करना चाहिए कि यार इसको नहीं देना है या इसको देना है? देखिए, ये सवाल बहुत उठता है, बहुत ज़्यादा सवाल उठता है। मैं ये कहता हूँ कि इस सवाल का जवाब जो है ना, आपको किसी पॉडकास्ट पे नहीं मिलेगा। इस सवाल का जवाब उस दस्तरखान पे मिलेगा। ठीक है? एग्जैक्टली। आप जितने दस्तरखान लिखते हैं, एक बनाए ना 10 लोगों की टीम, और एक सर्वे करना शुरू करें। आप जाएं वहाँ पे, देखें कि कितने वहाँ पे क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं और कितने जो हैं वो आम लोग बैठे हुए हैं। आपको आइडिया हो जाएगा, इसका जवाब मिल जाएगा आपको। अब मेरी अपनी रिसर्च ये है कि ऐसा नहीं है। हो सकता है 5% का ऐसा हो मामला कि कोई क्रिमिनल ने भी वहाँ पे खाना खा लिया हो, चलें खाना खाना, लेकिन जो मेजॉरिटी है 90-95% वो आम लोग हैं जिनका कोई क्राइम से ताल्लुक़ नहीं, और वो वहाँ पे खाना इसलिए खा रहे हैं क्योंकि इस वक्त महंगाई बेइंतहा है, और एक वक्त का खाना भी इस वक्त बहुत मुश्किल काम है। यानी ये फूड सर्वाइवल का मामला आ गया है। इस वक्त आप देखें कि लोगों का घर का किराया है, यूटिलिटी बिल्स हैं उनके उनके अगर बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहाँ उनकी कोई जो भी छोटी मोटी फीस है, कि गरीब आदमी नॉर्मल स्कूल में पढ़ा रहा हो, ये भी अलमिया है इस मुल्क के अंदर कि गरीब आदमी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। हाँ, आपके घर में जो मासी, उसके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होंगे। यही तो अलमिया है बहुत बड़ा। स्कूल ही नहीं है ना, तो ये सबसे बड़ा सवाल है ये कि हमारे जो हर सूबे के 400 अरब 500 अरब का बजट है एजुकेशन का, वो कहाँ जा रहा है? एक बच्चे पे आप 12-15 हज़ार रुपये खर्च करते हैं सरकार का, वो क्यों नहीं लग रहा? खैर, ये अलग मौजू है। तो
अब बात ये है कि वो खर्चे उसके हो रहे हैं। तो अब वो सोचता है कि यार मैं अगर एक वक्त के खाने के पैसे बचा लूँगा तो मैं उन पैसों के बदले अपने किसी छोटे बच्चे का दूध का पैकेट ले लूँगा, कुछ और कर लूँगा। तो इस सेविंग्स कर बुनियाद के लूँगा। ऊपर जो है वहाँ पे ये दस्तरखानों में लोग जाते हैं, ठीक है। और ये एक एक और देखें ये इसको सिलसिला ये अब सोशल मीडिया के से बहुत नज़र आ रहा है। हुँ, आप मासी में चले जाएँ यार, मुझे याद है अपने बचपन के अंदर हर मस्जिद के अंदर इफ्तार कराया जाता था, हुँ, हर मस्जिद में खाना खिलाया जाता था। और इस तरह वहाँ के लोग मोहल्ले के लोग जो थे वो अपने अपने घरों से लेके जाते थे हुँ। और हमने खुद दस्तरखान लगाए अपने बचपन के अंदर अपनी स्कूल लाइफ के हमने अंदर, भी लगाया, हम ठीक है। करते और रहे हम मस्जिद के अंदर वॉलंटियरी जो है काम। दस्तरखान लगाते आज उसको थोड़ा सा एक आप कह लें कि कुछ एनजीओज ने शायद बड़े उसको पैमाने एक पे बड़े कर दिया। पैमाने पे शुरू हुँ, कर दिया है। तो हम वो सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है तो हम उस पर तनकीद कर रहे हैं कि जनाब ये क्या हो रहा है। तो आप ये देखें कि वहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये जो लोग भी सवाल उठाते हैं मैं तो ये कहता हूँ कि आप जाके खुद देखें। हुँ, ये घर में बैठ के बात करने से नहीं होगा, ये मैदान में उतरने से काम इसका जवाब मिलेगा। आपको वहाँ जाके चेक करना पड़ेगा वो कौन लोग हैं। मैं तो जाता हूँ ना, मैं तो सही। हर दस्तरखान पे गया हूँ, आपने देखा होगा मुझे। मैं वहाँ जाके बैठता हूँ, मैं उन लोगों के साथ बैठता हूँ जो वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। मैं लोगों के दर्द को समझने की कोशिश करता हूँ और मुझे कि यार आम आदमी किस मुश्किल के अंदर है। लोग मैं जब कहीं जाता हूँ लोग बोलते हैं बेटा हमारे लिए किराया देना मुश्किल हो रहा है घर का, हमें बिजली का बिल देना मुश्किल हो रहा है, हमारे लिए सर्वाइवल मुश्किल है। बस वहाँ तो ये बातें हो रही होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको तनकीद करने के बजाय ये एक बड़ा काम है जो कि और ये यकीनी तौर पे फिर मैं वही कहूँगा कि रियासत का हुकूमत का फेलियर है कि हम अपने लोगों को सरवाइव नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। हुँ, और आप देखिए वेलफेयर स्टेट्स के अंदर भी ये काम बुनियादी तौर पे जो हुकूमत है वो करती है कि हुकूमत भी तो जो लोग बेरोज़गार होते हैं उन्हें पैसे देते हैं हाँ। वेलफेयर स्टेट में। जो लोग बुजुर्ग होते हैं +60 होते हैं उन्हें पैसे देते हैं। वो क्या है, वो खाने के ही पैसे हैं ना वो दे रहे हुँ, होते हैं। यहाँ पे समझ लें कि हुकूमत नहीं दे सकती, हुकूमत हमारे हम कोई तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। तो वो पैसे कोई हुकूमत नहीं दे रही तो एक एनजीओ जो है, कोई भी एनजीओ जो है वो ये रोल अदा कर रही है हुकूमत की हुँ। जगह और वो उतने ही पैसों को खाना खिला रही है दस्तरखान लगा के। तो इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं। तो अभी आप एक ये चीज़ है कि चलें दस्तरखान को हम इसको पॉज़िटिव वे ठीक में है। ले लेते हैं, एक चीज़ है। अभी अभी जैसे ये रमज़ान स्टार्ट हुआ है और रमज़ान स्टार्ट होते ही यहाँ पे एक अलग ही एक रश बन गया। हर सिग्नल पे जहाँ पे 2 भिखारी खड़े होते थे तो वहाँ पे 100 भिखारी आ गए। तो ये सिस्टम फिर हम रोकेंगे कैसे ये? ये तो हर साल बढ़ता ही जा रहा है। सिंध असेंबली के अंदर इस पर एक कानून आ रहा था बीच में, वो मुझे नहीं मालूम कि क्यों रुक गया है। कि कराची में ख़ासतौर पर पाबंदी लगाई जा रही थी भीख मांगने पर। हुँ, और ये मैं समझता हूँ बिल्कुल सही है। इस क्योंकि पे पूरी दुनिया की नज़र कराची पे होती बिल्कुल, है। तो इस पर भीख मांगने पर पाबंदी लगनी चाहिए। एक कराची में 4 महीने का सीज़न होता है हुँ, भिखारी जो आते हैं और ये रमज़ान से 1 महीने पहले शुरू होता है और फिर उसके बाद ईद के भी 1 महीने बाद तक चलता रहता है। तो इस सीज़न के अंदर जो है वो एक फ़कीर कम से कम जो रिसर्च है कि 16-17 लाख रुपए कमाता है। 16-17 लाख रुपए। 4 महीने के अंदर कराची से कमा के जाता है। अच्छा, अब ये है कि ये एवरेज है, इससे ज़्यादा भी करते होंगे कुछ लोग। कराची में बहुत बड़ा शहर है। हुँ, अगर एक सीज़न में 3 लाख फ़कीर पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर आते हैं, तो आप उनका निज़ाम देखिए और दाद देनी चाहिए, चले कोई निज़ाम तो चल रहा है इस मुल्क के अंदर कि वो सारे 3 लाख एक सिग्नल पे क्यों नहीं आ जाते? हुँ, कोई मैनेजमेंट है ना भाई। अब कराची में एक रिसर्च है कि तारिक रोड के सिग्नल में सबसे ज़्यादा भीख मिलती है, एक माफ़िया है पूरा। ठीक है? और नंबर 2 पे हैदराबाद के सिग्नल में मिलती है। हाँ, नंबर 3 पे जो है वो फलाँ पे जगह पे मिलती है। तो सारे फ़कीर वहाँ क्यों नहीं आ जाते? तो इसका मतलब कोई निज़ाम चल रहा है। ऑर्गनाइज़्ड है बहुत। वीक डेज़ के अलग फ़कीर हैं, वीकेंड के अलग हैं, संडे मॉर्निंग का अलग है। तो चले कोई निज़ाम तो चल रहा है एक अच्छा। तो अब ये है कि इस दफ़ा एक चीज़ अच्छी हुई है। देखिए आप कहते हैं ना मैं जो कह रहा हूँ मुसलसल कि जो सिविल सोसाइटी उसकी कोई ताकत होती है। हुँ, ये जो कैंपेन चली और बड़े लोगों ने इस पे आवाज़ उठाई, हमने भी बड़े इस पे जो है ना सवाल उठाया। भीख तो बंद वाली। भीख बंद वाली, तो अब क्या हुआ कि लोगों ने भीख देना छोड़ दिया। हाँ, अब आप देखिए सप्लाई और डिमांड का रूल था। पहले लोग जो थे ना भीख देते थे, हुँ, तो लोग आते थे। अब क्योंकि भीख देना लोगों की अवेयरनेस आई है, लोग कहते हैं नहीं यार अपने रिश्तेदार को देंगे, अपने किसी करीबी अजीज़ को देंगे जो कि जिसको ज़रूरत होगी, हुँ, ज़रूरतमंद तक हम खुद पहुँचेंगे, ना ये कि हम सड़क पर दे दें। तो अब बसें भर-भर के ट्रेनों में बड़ी तादाद में फ़कीर वापस वापस गए गए। हैं, क्योंकि उन्हें नहीं मिल रही भीख अब कराची से, हाँ, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आ गई है अब। तो अब लोग ये अब जब हुकूमत अगर कोई काम नहीं करती तो सिविल सोसाइटी कर सकती है। जब हम इस भिखारी वाले इशू के ऊपर कराची के लोग यकजा होकर
अब आप देखिए कम हो गए भिखारी। हम्म, एक सिग्नल पे अगर पहले 10 होते थे अब 5 हैं, एक बाजार में कहीं 5 लोग टकराते थे अब 3 हाँ हैं। इफेक्ट तो हुआ है। ठीक है, इफेक्ट हुआ है ना, और ये और कम हो जाएगा जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आएगी, क्योंकि ज़्यादा बेहतर ये कि ये पैसे आप अपनी जान पहचान में किसी को दें। आप अपनी, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, अपने चौकीदार की सपोर्ट कर दें। एग्जैक्टली। आप अब जो लोग इज्जत के साथ कमा रहे हैं उनकी सपोर्ट करें ना, आप जिनकी तनख्वाहें कम है, सिक्योरिटी गार्ड्स जिनको बहुत कम पैसे मिलते हैं अब उनकी हेल्प कर दें। हर महीने के एक्स्ट्रा 2,000 3,000 1,000 जो भी आप दे सकते हैं। अगर आप पूरे महीने में भीख में देते थे 10-10 100-100 रुपए करके, कोई 500 रुपए, तो 500 रुपए एक बंदे को दे दें, उसकी ठीक है, हेल्प हो जाएगी। तो उसकी हेल्प हो जाएगी। तो इसी तरह से आपके घर में बहुत से लोग काम करते होंगे, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे गरीब लोग होंगे, आपके रिश्तेदारों में बहुत सारे गरीब लोग होंगे, आप महीना उनका कोई बांध दें तो वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत के कि हम सड़कों पे इसको जो है वो लेके चले जाएं। तो हुकूमत ने कुछ नहीं किया, लेकिन कराची के अवाम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इसमें अपना रोल अदा किया है। जिस तरह से कराची के अवाम ने इसमें अपना रोल अदा किया इस इशू पे, इसी तरह से फलों के बाइकआउट पे भी रोल अदा किया था। फल लेना छोड़े थे, फलों के रेट नीचे आए थे। इसी तरह से कराची के लोग अब स्ट्रीट क्राइम पे अपना रोल अदा करें, और स्ट्रीट क्राइम का रोल तो यही हो सकता है। ज़ाहिर बात है कराची के लोग को मोबाइल छीनने वाले तो है नहीं कि मोबाइल छीनने छोड़ देगी, वो तो विक्टिम्स हैं, शिकार हो रहे हैं। तो उसके लिए अब तरीका ये है कि हम जो स्ट्रीट क्रिमिनल आएगा अब उसके से लड़ तो सकते नहीं है, क्योंकि वो तो ड्रग्स लिया हुआ होता है, वो तो फायर कर देगा अगर आप उससे लड़ने जाएंगे, कोई मुज़ाहमत दिखाएंगे। तो इसका हल सिर्फ यही है कि मैं ये कहता हूँ कि एवरी संडे 3,000 लोग शहर फैसल में मेरे साथ खड़े हो जाएं। एवरी संडे 0.1% लोग, मैं कहता हूँ एवरी संडे शाम 4 बजे आए। अगर हम मूवमेंट क्रिएट पुलिस करते तो हैं, आपको ही डंडे मार के हटा देगी। यार खा लेंगे डंडे ना, कराची के लिए डंडे खाने ना, क्रिमिनल के लिए डंडे नहीं है लेकिन आपके लिए हैं। कोई बात नहीं। कराची के हम इस मामले में पीछे नहीं है, कराची के नौजवान ही पीछे नहीं है, अपने हक के लिए डंडे खाने को तैयार है, कोई मसला नहीं है। आप खड़े हों, आप एहसास दिला दें पूरे पाकिस्तान को, यार ये हमारा मसला है। अभी तक तो मजाक बना हुआ है, ये आज की बात नहीं है, पिछले 30 सालों से हम शिकार हैं स्ट्रीट क्राइम का। आज से शिकार नहीं है, पिछले 30-35 साल से मुसलसल हम ये कह रहे हैं। यार ये बढ़ता हमेशा है, हमेशा कम होता है। हाँ बढ़ता है, एक ये दोबारा से हमेशा वो ट्रेंड आ गया। ये वेव आती रहती है और जाती रहती है, लेकिन पिछले 35 साल हो गए ये घुटी घुटी जिंदगी, खौफ वाली जिंदगी जीते हुए कराची वाले लोग। इस खौफ को तोड़ दें, निकलें बाहर यार। मैं आपको दावत देता हूं, मुझे फेसबुक पे इनबॉक्स करें जो लोग समझते हैं कि उन्हें सड़क पे आना चाहिए। अब मेरे पास अगर आपके पॉडकास्ट के जरिए फेसबुक पे रिजवान जाफर पे जाएं, मेरे फेसबुक पे जाएं, मुझे इनबॉक्स करें कि जनाब हम तैयार हैं कि एवरी संडे हम आपके साथ खड़े होंगे। जिस दिन मेरे पास 3,000 लोग हो गए, 0.1% कराची का, हम कॉल देंगे और लोग खड़े हों एवरी संडे। हम भी इंशाल्लाह आपके साथ खड़े हैं। यार आएंगे नहीं, आप बोलेंगे संडे क्यों बर्बाद करूं अपना नहीं मैं? नहीं सर, अच्छा संडे को तो आएंगे हम अच्छा। आपके, संडे ही हम फ्री होते हैं। चले तो इंशाल्लाह हम आपके साथ आएंगे। अच्छा जोर भाई ये बताएं कि आखिरी सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे कि आपका अब यूथ के लिए आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है आपकी? देखिए, अगर 18 साल की सक्सेस स्टोरी देखेंगे यूथ पार्लियामेंट की, तो यूथ पार्लियामेंट के मेंबर्स ह्यूज ने टाइम 18 इयर्स। यूथ पार्लियामेंट के मेंबर्स ने दुनिया भर में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। मैं खुद बहुत मुल्कों में गया हूँ, हमारे मेंबर्स कोई 10 मुल्कों में गया है, कोई 2 मुल्कों में गया है, कोई 3 मुल्कों में गया है, ऑफिशियली रिप्रेजेंट किया। बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, पाकिस्तान का फ्लैग लेके जाना। बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल हम लोग को अवार्ड्स मिले, ठीक है। हम रियासत से हमने नौजवानों को जोड़ा है, रियासत के ख़िलाफ़ नहीं खड़ा किया, रियासत के साथ जोड़ा है, चाहे वो बलूचिस्तान के नौजवान हो, चाहे KPK के हों, चाहे सिंध के हों, या पंजाब के हों, या आज़ाद कश्मीर के, हमने रियासत के साथ जोड़ा है। हमारी हर साल वो टेकिंग सेरेमनीज गवर्नर हाउसेस में होती हैं, रियासत से जोड़ते हैं, प्रेसिडेंट हाउसेस में होती है, रियासत से जोड़ते हैं। हमारे प्रोग्रामों में वज़ीर, मुशीर सारे लोग आते हैं, उनसे सवाल उठाते हैं, डायलॉग करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग करते हैं। हमने मुख्तलिफ़ कैंपेन्स उठाई हैं, जैसे जदीद पाकिस्तान हमारी एक बहुत बड़ी कैंपेन है कि हम डिस्ट्रिक्ट की बुनियाद पे, हम समझते हैं नौजवान अपने डिप्टी कमिश्नर से ज़्यादा अपने शहर को जानता है, तो वो अपने शहर को जदीद बनाने के लिए क्या कर सकता है, उस पर हमारी बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं। मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट हमारी लेटेस्ट मूवमेंट है कि पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स जो हैं वो आएँ। इसी तरह से सेफ़ पाकिस्तान मूवमेंट है, जिसमें शहरों की बुनियाद पर भी मूवमेंट है। उसमें क्योंकि कराची में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो सेफ़ कराची है, वरना और शहरों में भी मूवमेंट स्टार्ट हो सकती है। अच्छा, अब ये है कि अब आगे हमें क्या करना है। आगे मैं जो देख रहा हूँ वो ये कि एक सबसे बड़ा मसला रोज़गार का है। अच्छा, ये सारी जो कैंपेन है ना, ये सोशल कैंपेन है। ये मसद शायद हो सकता है किसी की जेब में खुशी तो दे सकें किसी नौजवान को, पैसे नहीं दे सकते। उसको प्राइड दें, नहीं पैसे सूरत में देती हैं कि देखें अगर एक जगह पे कहीं जॉब पे 3 नौजवान जा रहे हैं, तीनों ने MBA किया हुआ है, लेकिन अगर एक के CV पे यूथ पार्लियामेंट लिखा हुआ है तो मैं ये समझता हूँ कि उसे जॉब मिल जाएगी। अच्छा, ठीक है, यूथ पार्लियामेंट की इतनी ताकत है।
कि जो इंटरव्यू ले रहा होगा, अगर वो ये देखेगा कि यार ये पार्लियामेंट का 3 साल मेंबर रहा है, तो ये बाकी एमबीए से बेहतर होगा, बेहतर हो। इसका एक्सपोजर ज़्यादा होगा, इसने ज़्यादा पाकिस्तान के ट्रिप्स किए होंगे, ये ज़्यादा प्रेसिडेंट से, गवर्नरों से, वजीरों से, मशीरों से मिला होगा, ये ज़्यादा बिजनेस कम्युनिटी के साथ इसका इंटरेक्शन रहा होगा, तो इसका एक्सपोजर डिफरेंट है, इसको ले लो। तो इस लिहाज से तो ज़रूर फ़ायदा हुआ है। अब बड़े नौजवान हमें कॉल करते हैं कि सर आपकी वजह से, यूथ पार्लियामेंट की वजह से हमें जॉब मिल गई। जॉब मिल कोई कहता है हमने कोई स्टार्टअप लिया यूथ पार्लियामेंट से हमें फ़ायदा हो गया, कोई कहता है मैंने इंटरव्यू देने गया, मैंने बताया यूथ पार्लियामेंट का मेंबर हूँ तो वीज़ा लग गया। कोई बस ये बेनिफिट्स तो हुए हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं ये यूथ बहुत पार्लियामेंट। हज़ारों हैं, कोई एक दो नहीं है, हज़ारों हैं। मीडिया के अंदर बड़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, कोई 200 से ज़्यादा लोग मीडिया में यूथ पार्लियामेंट के इस वक्त मौजूद हैं। तो हर शोबे में सक्सेस स्टोरीज़ हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें डायरेक्ट रोज़गार पर भी काम करना पड़ेगा। अब इस वक्त जो मुल्क के क्राइसिस है, तो अब हमारी जो कैंपेन आ रही है वो बड़ी दिलचस्प है, और वो ये है जिस पर हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द उसको लॉन्च करने जा रहे हैं, कि हम एक 3 दिन का एक फ्री ट्रेनिंग कोर्स कराएंगे, और उसके बाद हम नौजवान को इस काबिल कर देंगे कि वो महीना 1 लाख रुपए कमा सकेगा। अच्छा, हम ना अमेज़न से खा रहे हैं, ना हम आईटी सेक्टर में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ इस शोबे में बहुत लोग काम कर रहे हैं, बहुत लोग काम कर और आईटी के अंदर टाइम लगता है पैसे कमाने में। ऐसा Exactly. आप खुद इस शोबे में, हाँ। आपको पता है पहले दिन से कोई डॉलर नहीं गिरता, कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है कि आप उसमें सीख के निकलेंगे और डॉलरों की बारिश हो जाएगी। और कोई एक टाइम की साल, लिमिट भी नहीं है, इसको साल 2 साल को टाइम 1-2 साल लगते हैं, और उसके लगते हैं। बाद भी कंसिस्टेंट होना पड़ता होना है। पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप उसके बाद छोड़ देंगे तो खुद बैठ ब के खुद खाएंगे ऐसा बैठ के नहीं होता, उसमें मुसलसल मेहनत है, एग्जैक्टली। तो टाइम लगता है। तो इसलिए हम अभी आईटी सेक्टर में हमने जो थोड़ा बहुत काम किया है, या हमारी कोलैबोरेशन वो अपनी जगह चलता रहेगा जो शोबे में जाना चाहते हैं, लेकिन उससे हटकर हम जो हैं वो एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं कि जिसमें हम जो है नौजवानों को सिर्फ 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद इस काबिल कर देंगे। एक मार्केटिंग क्लब क्रिएट कर रहे हैं बुनियादी तौर पे। अच्छा। उस मार्केटिंग क्लब के तहत जो है वो कम से कम महीना 1 लाख रुपए कमा सकेंगे। तो ये हमारा यूथ पार्लियामेंट रोज़गार प्रोग्राम जो है, ये इंशाल्लाह बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, तो उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी में आपको ज़रूर बुलाएंगे हम। आप जरूर सर, आइएगा, जरूर और आएंगे। अपने जो आपके ख़ास तौर पे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनको आप उन तक पहुंचाइएगा, और हम उस लॉन्चिंग सेरेमनी से हम कोशिश करेंगे कि पहले 100 लोगों को उसमें शामिल करें। जो फर्स्ट 100 लोग आएंगे उनकी ट्रेनिंग करेंगे, और उनसे हम अपने इस मूवमेंट का आगाज़ करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक लिमिट होती है। आप, मुझे अंदाज़ा है कि जब हम इसको अनाउंस करेंगे तो एक बड़ी तादाद बहुत बड़े तादाद लोग इसमें आना चाहेंगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि उनमें से हमने एक क्राइटेरिया रखा है सिलेक्शन का, कि किस एज ग्रुप के हमें लोग चाहिए, कितनी उसमें क्या क्या उसका क्राइटेरिया है। उसमें जो स्टार्टिंग के 100 लोग होंगे, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि जब ये कैंपेन आगाज़ हो, तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई करें, नौजवान जो देख रहे हैं मुझे, जरूर। ताकि अगर आपके पास रोज़गार नहीं है, या आप तालीम के साथ रोज़गार करना चाहते हैं, और ये हमारा काम ऐसा है कि अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ पार्ट टाइम भी ये काम कर सकते हैं। बेस्ट। ऐसा नहीं है कि आपको 9 to 5 जॉब करनी है। ये इस तरह की एक कैंपेन है कि जो कि आपके पार्ट टाइम आपको सपोर्ट करेगी, और ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें फुल टाइम काम करें, तो इसमें आप शामिल होंगे। लेकिन जब आप इसमें आ जाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि यही फुल टाइम बन जाएगा आपका, हाँ। क्योंकि अट्रैक्शन इतनी होगी, इतनी हाँ, अर्निंग आप जाहिर सी बात है, कर जब रहे 1 होंगे। लाख रुपए कमा रहा हो तो कम बंदे से को कम क्या कम से जरूरत कम है। 1 लाख, ज़्यादा तो आप जितने दिल चाहें, नो लिमिट्स। अच्छा। तो मुझे उम्मीद है कि ये ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान की, और बहुत ये ज़रूरत नेशन वाइड होगा। इसका स्टार्ट यकीनी तौर पे कराची से लेंगे, लेकिन क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरे पाकिस्तान में, इसका सेकंड मरहला इस्लामाबाद और लाहौर में भी होगा, बाकी शहरों में भी होगा, लेकिन इसका स्टार्ट यकीनी तौर पे कराची से लेंगे। इट्स अ गुड इनिशिएट रिजवान भाई। ये तो मतलब मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत है कि हमारा यंग जो यूथ है वो पैसे कमाए। और मैं तो बिलावल भुट्टो साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हम आपके साथ मिल के कोई ऐसी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स करें, ताकि जो हमारी यूथ है वो हम उसको 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल बाद एटलीस्ट हम सिंध असेंबली में यंगस्टर्स को देखें। हम जो हमारी पाकिस्तान नेशनल असेंबली है उसमें यंगस्टर दिखें हमें। तो मेरा तो एक ये ख्वाब है कि हमारे जो पार्लियामेंट्स हैं उसके हम्म। अंदर यंग यूथ होनी चाहिए, जो कि नए इनोवेशंस और नई चीज़ों के ऊपर मैं काम आपको कर बताऊं, सके। लोकल गवर्नमेंट में जो नौजवानों की सीट है वो यूथ पार्लियामेंट ने कराई थी। जो लोकल गवर्नमेंट में रिजर्व सीट है नौजवानों की, अच्छा। वो यूथ पार्लियामेंट ने की थी, और वो बिलावल भुट्टो ने मकसद थी कि वो सिंध से उसका आगाज़ हुआ था। अच्छा, गुड। हमने यहाँ पे प्रपोज किया था, नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ थे, और उनके बेटे कुमैल हैदर शाह साहब, वो भी यूथ पार्लियामेंट में। तो हमने उनके साथ मिलकर ये बल्दियात के अंदर नौजवानों की सीट करवाई थी। अ, और उसके बाद ये कहा गया हमसे कि अगले मरहले में हम प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पे भी रिजर्व सीट्स करवाएं। इस तरह ख़वातीन की सीट्स हैं, नौजवानों की सीट होनी चाहिए। लेकिन उस पर हम थोड़ा सा रुक गए। हमने कहा यार ये रिजर्व सीट पे जाना तो क्या जाना हुआ, मेरिट पे जाएंगे ना, मेरिट पे जाएंगे। इलेक्शन लड़ के जाएं नौजवान, हाँ, हम भी यही चाहते हैं, इलेक्टेबल यूथ होनी हाँ चाहिए। बिल्कुल। तो वो इसलिए हम थोड़ा सा उस पर रुक गए, और हम अब समझते हैं कि
कि रिज़र्व सीट्स जो हैं वो सारी ख़त्म करके प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पे मेरिट के ऊपर जो है चीज़ों को आगे लाया जाए। और अवाम भी जो है ना, प्रॉब्लम ये है कि जहाँ हमें ग़ुलाम बनाया गया है चंद लोगों ने, चंद जागीरदारों वडेरों ने, और उन लोगों ने जो काले अंग्रेज़ बने, अंग्रेज़ चले गए, उनकी जगह जिन्होंने हाँ जो मैंने स्टार्ट में आपसे बात की है इस पॉडकास्ट के, कि जिन्होंने बाकी कौम को ग़ुलाम बना दिया। तो हमारी आवाम का भी एक माइंड सेट है। हम्म, हमारे यहाँ भी कोई जब बड़ी गाड़ी से नहीं उतरता, बड़े घर का बंदा नहीं होता, बड़े बाप का बेटा नहीं होता, हम उसको वोट नहीं देते। नहीं देते। हमारा भी तो प्रॉब्लम है ना, अवाम का भी तो हाँ गुलामी वाला माइंडसेट है। ये इसको भी क्या, तो बदलना ये पड़ेगा। तो यही रहता है, ये तो यही हाँ, अगर रहता है। मिसाल के तौर पे आपके मोहल्ले में कोई बंदा होगा जिसके हाँ पास अच्छे ख़यालात होंगे, सोच होगी, विज़न होगी, आप उसको खुद वोट नहीं देंगे। हाँ तो हमें ये माइंडसेट बदलना होगा। क्यों इलेक्शन इतना मुश्किल हो गया है? ये जो आप कह रहे हैं नौजवान नहीं जा रहे, भाई इसलिए नहीं जा रहे, करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं एमएन एमपी की सीट के एग्जैक्टली ऊपर यस। इलेक्शन लड़ने के लिए। तो कहाँ से क्यों इतना जाएँगे वो? मुश्किल है ये? तो तो कहाँ से जाएँगे? वो इसलिए जाएँगे क्योंकि इलेक्शन मुश्किल बना दिया गया है। ये हम्म, चंद लोगों ने अपने हाथ में ये निज़ाम लेकर इस इलेक्शन को इतना मुश्किल बना दिया है। हालाँकि एक आम आदमी तो जा ही नहीं सकता। तो जब तक अवाम की भी सोच बदलनी होगी, आपको अपने दरमियान से लोगों को लाना पड़ेगा। और प्रॉब्लम क्या है, जो एक रेस लगी हुई है, माज़ी में हमारे दरमियान से भी जो लोग निकले हैं, अफ़सोस और हाँ अलमिया ये भी है कि जब वो ऐवान के इक़्तिदार में पहुँचे, तो वो भी वही काले अंग्रेज़ बन गए। हम्म, उन्होंने भी वही पहुँच के बोला कि यार मैं तो जब आया था मेरे पास मोटरसाइकिल थी या मेरे पास छोटी गाड़ी थी। जब मैं आज लैंड क्रूजर 5 से साल नीचे उतरते नहीं पूरी हो। करके जाऊँ तो मेरे पास फिर लैंड क्रूज़र 4 होनी चाहिए, 1 चार भी नहीं होने होनी चाहिए, चाहिए। एक भी नहीं। ठीक है, छोटा घर था तो बड़ा घर, यानी लोग वो अवाम की बजाय अपनी खिदमत पे लग गए हम्म, और वो फिर वही अंग्रेज़ बन गए कि बाकी लोगों को मैं गुलाम बनाऊँ। अफ़सोस अलमिया ये है कि आम लोगों में से भी जो लोग वहाँ गए ना, उन्होंने भी यही किया। तो इस सिस्टम को और इस निज़ाम को बदलना पड़ेगा मेरे भाई। लोग अपने मकसद से मकसद और से हट देखिए, चुके हैं। ये कुर्बानी से देना पड़ेगा। देखिए, हाँ अ, अभी तक कुर्बानी का सिस्टम शुरू हुआ नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? इलेक्टेबल्स की पार्लियामेंट है और इन्हीं काले अंग्रेज़ों की पार्लियामेंट है। हम्म, ये अगर इस मुल्क को ठीक होना होगा तो उसका आगाज़ कुर्बानी से होगा। मुझे अपनी ज़ात की, अपनी एक नस्ल को कुर्बानी देनी पड़ेगी यार। अगर मैं तैयार हूँ कुर्बानी देने के लिए, आप हम्म, तैयार हैं कुर्बानी देने के लिए, तो ठीक है, आगे बढ़े। और ये कुर्बानी नहीं, ये मेरिट है। मेरिट है एग्जैक्टली। बेसिकली ये, अगर मैं रिश्वत नहीं ले रहा तो इसे कुर्बानी कहेंगे क्या? हम्म, अगर मैं आज छोटी गाड़ी, ये तो सारे गलत तरीकों से वहाँ पहुँचे हैं ना। हाँ मैं ये नहीं कहता कुर्बानी आप दे चले, कि आप अपने सही रास्ते पे चल रहे हैं सही यार। रास्ते पे। आज के दौर में सही रास्ते पे चलना भी कुर्बानी है। एग्जैक्टली। ठीक है? तो ये कुर्बानी आप दे दें, तो रिज़ल्ट निकलेंगे। थैंक यू वेरी मच रिजवान भाई, आप आए और बड़ा मज़ा आया। बहुत अच्छी मेरी खुद की नॉलेज में इजाफा हुआ और इंशाल्लाह इसी तरह हम जो है आपको इनवाइट करेंगे नेक्स्ट टाइम भी। और इसी तरह हम कुछ ना कुछ यूथ के ऊपर नई चीज़ें, नई बातें और नई इनोवेशंस के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग पॉडकास्ट।